अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सॉफ्टवेयर वेरिफिकेशन और वैलिडेशन के लेक्चर में वेलकम। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो इटसेल्फ जो कोर्स का नाम है वही टॉपिक का नाम है, सॉफ्टवेयर वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। ये बेसिकली दो टॉपिक्स हैं, ये दो कॉन्सेप्ट हैं जिनको अब हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। बुनियादी तौर पे होता ये है कि जब सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट स्टार्ट होती है तो डेवलपमेंट की स्टार्ट होने से लेके उसकी कंप्लीशन तक और इवन डिप्लॉयमेंट तक डिफरेंट फेजेस से सॉफ्टवेयर गुजरता है, और साथ साथ जो टेस्टिंग टीम है या जो भी जो रिस्पॉन्सिबल जो QA के बंदे हैं वो तमाम एस्पेक्ट से सॉफ्टवेयर को देखते रहते हैं कि क्या सॉफ्टवेयर जो है वो तमाम जो फंक्शन और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो उनको पूरा कर रहा कि नहीं कर रहा। और इसके लिए डिफरेंट टेक्निक्स अवेलेबल हैं, जिन टेक्निक्स से गुजर के या इनको अडॉप्ट करते हुए ये वेरिफिकेशन और वैलिडेशन का काम होता है, जिसमें बेसिकली जो पॉसिबल जो प्रॉब्लम्स हैं, हैजर्ड्स हैं, इश्यूज हैं, रिस्क्स हैं, उनको एनालाइज किया जाता है और अगर कोई आइडेंटिफाई हो जाए तो उसको करेक्ट किया जाता है या उसको करेक्ट करने के लिए मेजर्स लिए जाते हैं। और ये पूरी एक फील्ड है जिसको सॉफ्टवेयर टेस्टिंग भी हम कहते हैं या क्वालिटी एश्योरेंस ओवरऑल एक जनरल फील्ड है जिसके अंदर ये तमाम काम होते हैं, या QA के जो रिस्पॉन्सिबल जो टीम है वो इन तमाम कामों को सर अंजाम देती है। डेफिनेशन देख लेते हैं। वेरिफिकेशन और वैलिडेशन, इसको एब्रीवेटेड टर्म एब्रीवेशन के तौर पे V&VB कहते हैं। ये वेरिफिकेशन क्या है, सबसे पहले देखें। वेरिफिकेशन एंश्योर्स दैट एवरी स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग द सॉफ्टवेयर डिलीवर्स द करेक्ट प्रोडक्ट। ये वेरिफिकेशन उस कॉन्सेप्ट या उस प्रोसेस का नाम है जिसमें आप चेक करते हैं कि हर वो स्टेप जिससे गुजर के सॉफ्टवेयर बन रहा है, बिल्ड हो रहा है या डेवलप हो रहा है, उन स्टेप से गुजर के जो करेक्ट प्रोडक्ट है या सही एप्लीकेशन बन रही है। ये वक्तन फवक्तन होता रहता है और दौरान डेवलपमेंट होता है कि जब सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा हो तब साथ साथ उसकी वेरिफिकेशन होती है और साथ साथ चेक किया जाता है कि जो भी फीचर्स क्लाइंट डिमांड कर रहा है या उसने किए हैं रिक्वायरमेंट्स के अंदर या SRS के अंदर डॉक्यूमेंट के अंदर मौजूद हैं, उनके मुताबिक तमाम जो फंक्शनैलिटीज़ हैं वो परफॉर्म हो रही कि नहीं हो रही। दूसरे मरहले पे है वैलिडेशन। वैलिडेशन जो है वो आम तौर पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंप्लीट होने के बाद की जाती है। जब सॉफ्टवेयर बन जाता है, बन जाने के बाद फिर टेस्टिंग वाले इसको वैलिडेट करते हैं और जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको आउटपुट के साथ या जो भी इसके फीचर्स हैं उनके साथ क्रॉस मैच करके देखते हैं कि कहीं कोई वेरिएशन तो नहीं आ रही, क्या तमाम रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो क्लाइंट्स की जो फंक्शन रिक्वायरमेंट्स हैं और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स तमाम इस सॉफ्टवेयर के अंदर, इस एप्लीकेशन के अंदर मौजूद हैं और सही तरीके से काम कर रही हैं। ये जो है ये डिफरेंट, अभी मैंने जैसे जिक्र किया कि बहुत सी टेक्निक्स इसके लिए अवेलेबल हैं जिनको हम टेस्टिंग टेक्निक्स कहते हैं। ना सिर्फ जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो फंक्शंस हैं, जो फीचर्स हैं किसी भी एप्लीकेशन के वो टेस्ट होते हैं, बल्कि जो उससे रेलिवेंट बाकी इन्वायरमेंट है पूरा, क्योंकि सॉफ्टवेयर जो है वो सिंपल एक कंपोनेंट है इस किसी एक कंप्लीट सिस्टम का। वो सिस्टम जो है उसके अंदर सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, हार्डवेयर हो सकते हैं, आपके डिफरेंट गैजेट्स हो सकते हैं, ये तमाम चीज़ें मिलकर सिस्टम बनती हैं। तो सिस्टम की वैलिडेशन भी ज़रूरी है। तो सिस्टम वैलिडेशन के अंदर चाहे हार्डवेयर भी अटैच है तो हार्डवेयर को भी उनके साथ टेस्ट किया जाता है, उस सिस्टम को उसके साथ इंस्टॉल करके या अटैच करके कि ये जो दोनों चीज़ें हैं इनकी आपस में कंपैटिबिलिटी है कि नहीं है। वेरिफिकेशन जो है फर्दर इसकी दो कैटेगरीज हैं, डायनामिक टेस्टिंग और स्टैटिक टेस्टिंग। जैसे अभी मैंने जिक्र किया कि वेरिफिकेशन जो है वो बेसिकली टेस्टिंग का एक प्रोसेस है जिसमें चीज़ों को टेस्ट किया जाता है, एनालाइज किया जाता है यानी कि सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को, और डिफरेंट एंगल से टेस्ट करने के बाद डिफरेंट टेक्निक्स को अप्लाई करने के बाद देखा जाता है कहीं पे कोई इशू है या नहीं है। और ये काम टेस्ट केसेस की मदद से होता है। टेस्ट केसेस बाकायदा टेस्टिंग या टेस्टर जो हैं वो डेवलप करते हैं, उसको एग्जीक्यूट करते हैं और वो सॉफ्टवेयर जो है उस प्रोसेस से गुजरता है, उस टेस्टिंग के प्रोसेस से। और प्रोसेस से गुजरने के बाद आपको आइडिया होगा टेस्ट केस का कि टेस्ट केस एक बेसिकली एक फॉर्मेट है पूरा जिसके अंदर पूरी डिटेल दर्ज होती है कि हम सॉफ्टवेयर के किस पार्ट को, किस मॉड्यूल को या किस फीचर को टेस्ट करने जा रहे हैं, उसका बुनियादी मकसद क्या है, कौन इसको टेस्ट करेगा, कब टेस्ट हो रहा है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, हम इसे अचीव क्या करने वाले हैं। तो ये तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो रिटन फॉर्मेट में आती है, पहले लिखी जाती है। ये जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन का एक सेट है ये टेस्ट केस कहलाता है।
और टेस्ट केस जो है वो रन किया जाता है, उसके मुताबिक सॉफ्टवेयर उस प्रोसेस से गुजरता है, चाहे वो एग्जीक्यूट करके देख लें या मैनुअली देख लें उसके कोडिंग को, उसकी फंक्शनैलिटी को। ये डिपेंड करता है कि मैनुअल टेस्टिंग हो रही है या ऑटोमेटेड हो रही है। तो उस प्रोसेस से गुजरने के बाद फिर आइडिया होता है कि इसके अंदर कोई इशू है कि नहीं है। तो डायनामिक टेस्टिंग और स्टैटिक टेस्टिंग, इसकी दो ब्रॉड कैटेगरीज हैं जिनको अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट डज डायनामिक टेस्टिंग डू, यानी कि डायनामिक टेस्टिंग क्या करती है। डायनामिक टेस्टिंग इन्वॉल्व्स इंटरेक्शन विद द प्रोग्राम व्हाइल इट रन्स। जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा हो या रन हो रहा हो तब उसके साथ जो इंटरेक्शन है वो डायनामिक टेस्टिंग कहलाती है, जिसमें आप सॉफ्टवेयर को रन करके चला के देखते हैं कि अब इसके फीचर्स जो हैं वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, वो तमाम जो रिक्वायरमेंट्स हैं जो क्लाइंट की थी वो इसके अंदर पूरी हो रही कि नहीं हो रही। इन डायनामिक टेस्टिंग बिहेवियर ऑफ द कोड इज एनालाइज्ड। कोड का बिहेवियर, कि कोड बिहेव कैसे करता है, यानी कि वो रन कैसे या उसके एग्जीक्यूशन कैसे हो रही है, उसकी आउटपुट क्या निकल रही है, उसको चेक किया जाता है। For performing dynamic testing, the software should be compiled and executed, and parameters such as memory usage, CPU usage, response time, and overall performance of the software are analyzed. ना सिर्फ सॉफ्टवेयर बल्कि उसके रेलिवेंट जितने भी और पैरामीटर्स हैं उन तमाम को एनालाइज किया जाता है, क्योंकि जस्ट सॉफ्टवेयर का सही चलना ही काफ़ी नहीं है, उसका जो बाकी रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए चलना है वो बहुत ज़रूरी है। कि मिसाल के तौर पे एक सिस्टम है वो मेमोरी कितनी कंज्यूम कर रहा है, प्रोसेसिंग कितनी ले रहा है, और ये ना हो कि आपके जो लॉजिक है वो इस कदर कॉम्प्लिकेटेड है कि जो सारी मेमोरी है वो आपका सॉफ्टवेयर रन होने में, एग्जीक्यूट करने में ऑक्यूपाई कर लेता है, और नतीजतन अगर आपकी एप्लीकेशन सिर्फ चलेगी, सिंगल एप्लीकेशन रन होगी तो आपका सिस्टम सही चलेगा। अगर और भी कोई भी और चीज़ चला दें, रन कर दें कोई और प्रोग्राम, तो आपका सिस्टम स्लो हो जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि आपने खामखा आपकी जो सिस्टम है वो मेमोरी बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है। तो अगर ऐसी ही बात है, बेशक सॉफ्टवेयर सही आउटपुट दे रहा हो, लेकिन ये एक प्रॉब्लम है, इस इशू को रिजॉल्व करना पड़ेगा और खामखा जो मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहा है सिस्टम उसको फ्री करना पड़ेगा। और इसके लिए हम गार्बेज कलेक्शन और इस तरह की बहुत सी टेक्निक्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, जिनके थ्रू मेमोरी जो है उसको फ्री किया जाता है। डायनामिक टेस्टिंग की दो टाइप्स हैं जी, फर्दर फंक्शनल टेस्टिंग और स्ट्रक्चरल टेस्टिंग। फंक्शनल टेस्टिंग क्या है? इन्वॉल्व्स आइडेंटिफिकेशन एंड टेस्टिंग ऑफ ऑल फंक्शंस ऑफ द सिस्टम एज डिफाइंड इन बेसिक रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। जो कि रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट या एसआरएस के अंदर जितनी भी फंक्शनैलिटीज, जितने भी फीचर्स मेंशन होते हैं वो तमाम के तमाम इस फंक्शनल टेस्टिंग के अंदर टेस्ट होते हैं या रिव्यू होते हैं। ये जो टाइप है ये ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग कहलाती है। ये जो टेक्निक है जिसमें ओवरऑल प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके उसकी परफॉर्मेंस या उसकी आउटपुट चेक की जाती है। ब्लैक बॉक्स जैसे नाम से जाहिर है, एक ऐसा बॉक्स जो ब्लैक हो, बाहर से अगर आप उसको देखें तो उसके अंदर कुछ नहीं आपको नजर आएगा। तो ये एप्लीकेशन को भी ऐसे ही बाहर ऊपर से बाहर से देखता है आउटपुट उसकी, या उसको रन करके इंटरनल उसका जो है व्यू नहीं इसमें देखा जाता। इट यूजेस टेस्ट केसेस डिजाइंड टू इन्वेस्टिगेट सर्टन फीचर ऑफ द सिस्टम। ये सिस्टम के जो स्पेसिफिक खास फंक्शंस हैं उनको रन करके एग्जीक्यूट करके उसकी आउटपुट या उसकी परफॉर्मेंस चेक करता है, ये फंक्शनल टेस्टिंग। दूसरी इसकी टाइप है डायनामिक टेस्टिंग की स्ट्रक्चरल टेस्टिंग। स्ट्रक्चरल टेस्टिंग जो है वो वाइट बॉक्स टेस्टिंग की कैटेगरी में आती है। वाइट बॉक्स का मतलब या क्लियर बॉक्स भी इसको कहते हैं, या ग्लास बॉक्स, या बहुत सारी उसके डिफरेंट नाम्स अवेलेबल हैं। इसका मतलब कि ये ऐसा बॉक्स जिसके अंदर की जो सिचुएशन है वो भी आपको नजर आ रही हो कि उसके अंदर क्या है। तो सॉफ्टवेयर के लिए वाइट बॉक्स इसलिए यूज किया जाता है कि सिस्टम के अंदर जो मौजूद जो चीजें हैं, जो उसका कोड है, स्ट्रक्चर है, जो उसकी डिफरेंट उसकी क्लासेस, उसके मॉड्यूल्स हैं, वो तमाम को इंटरनली डिटेल के साथ अंदर से चेक किया जाता है और देखा जाता है कि इंटरनली कोई इशू तो नहीं है। मिसाल के तौर पे अब उसके तमाम लॉजिक्स को चेक करेंगे। जैसे मैंने कहा कि आपका सिस्टम अगर बहुत स्लो चल रहा है तो फिर ये काम जो है ये ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग से नहीं बल्कि वाइट बॉक्स टेस्टिंग से सामने आएगा कि मसला कहाँ पे है। क्योंकि जब आप उसके कोड को अंदर से एनालाइज करेंगे, चीज़ों को रिव्यू करेंगे, तो फिर आपको पता चलेगा कि अंदर इशू कहाँ पे है। जो खामखा मिसाल के तौर पे एक रिपोर्ट जो है वो चंद सेकंड में जनरेट होनी थी, वो उसमें कई मिनट लग रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि प्रोसेसिंग जो है वो खामखा हो रही है कहीं पे।
जबकि कंप्यूटर सिस्टम जो है जो एप्लीकेशन है वो तो इतना स्लो नहीं चल सकती बाय डिफ़ॉल्ट। तो इसका मतलब खामखा जो गैर ज़रूरी कोई लॉजिक उसमें इन्वॉल्व है या डाटा प्रोसेस हो रहा है या खामखा कोई वेरिएबल्स ऐसे आपने डिक्लेयर कर दिए हैं उसमें सिस्टम के अंदर कि जिनकी ज़रूरत नहीं है और वो उन्होंने मेमोरी को या प्रोसेसर या और कुछ रिसोर्सेज जो हैं उनको ऑक्यूपाई किया हुआ है और नतीजतन जो एप्लीकेशन है वो स्लो हो गई है। तो ये जो इंटरनल जो स्ट्रक्चर है उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए स्ट्रक्चरल टेस्टिंग या वाइट बॉक्स टेस्टिंग जो है वो काम आती है। तीसरी रैंडम टेस्टिंग। रैंडम टेस्टिंग में जैसे अभी मैंने जिक्र किया कि हर टेस्टिंग का जो प्रोसेस है उसके लिए टेस्ट केसेस बनते हैं। किसी भी फंक्शन, किसी मॉड्यूल, किसी भी फीचर को चेक करने के लिए टेस्ट केसेस जनरेट होते हैं और टेस्ट केसेस जो हैं वो अब डिपेंड करता है कि वो किस तरह की फंक्शनैलिटी को चेक करने के लिए बने हैं। तो रैंडम टेस्टिंग में क्या होता है कि जितने भी टेस्ट केसेस हैं उनमें से रैंडमली कुछ टेस्ट जो हैं वो सिलेक्ट किए जाते हैं और उनको एग्जीक्यूट किया जाता है। अब उनके अंदर कुछ वाइट बॉक्स टेस्टिंग के रेलिवेंट टेस्ट केसेस भी हो सकते हैं और कुछ ब्लैक बॉक्स के रेलिवेंट भी हो सकते हैं। तो नतीजतन रैंडमली डिफरेंट फीचर्स जो हैं वो एप्लीकेशन के चेक हो जाते हैं ताकि ओवरऑल एक परसेप्शन जो है वो जनरेट हो सके हो जाती है इसकी मदद से, या जो है वो राय कायम करने की कोशिश की जाती है कि ओवरऑल सिस्टम जो है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। Exhaustive testing is a form of random testing involving input test cases having every possible set of input values. Random testing के अंदर एक उसकी फर्दर एक कैटेगरी है जिसको कहते हैं exhaustive testing. Exhaustive testing ऐसी टेक्निक है जिसमें फॉर एग्जांपल आप किसी भी एप्लीकेशन को इनपुट रैंडम या वेरिड टाइप्स ऑफ मुख्तलिफ तरह की जो इनपुट्स हैं वो दे के देखते हैं और उसके तमाम पॉसिबल जितने भी उसके कॉम्बिनेशन हो सकते हैं वो तमाम के तमाम देते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपने कोई किसी यूज़र को रजिस्टर करना है, साइन अप हो रहा है कहीं पे और उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपने ऐड करनी है, तो मिसाल के तौर पे कॉन्टैक्ट की फील्ड है, तो कॉन्टैक्ट फील्ड के अंदर पॉसिबली किस किस तरह की इनपुट जा सकती है। कोई भी यूज़र इंटेंशनली या अनइंटेंशनली किसी भी अपनी परसेप्शन के साथ अगर कोई इन्फॉर्मेशन दे तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन वो दे सकता है मैक्सिमम। तो तमाम जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं वो तमाम उसमें दे के चेक किया जाता है कि कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशन, कोई ऐसा टेक्स्ट, कोई डेटा, कोई स्पेशल कैरेक्टर्स, कोई स्पेसेस ऐसी तो नहीं है जिनके देने से प्रोग्राम जो है वो एरर जनरेट करे या उसकी जो आउटपुट है वो गलत आना शुरू हो जाए या वो स्लो हो जाए या कोई भी एबनॉर्मल बिहेवियर शो करे। Although we do exhaustive testing at every stage of life cycle, complete verification of the system is not possible and realistic. इस लाइन का मतलब ये है कि हम कोशिश तो करते हैं कि तमाम पहलुओं से, तमाम एंगल से किसी भी एप्लीकेशन को टेस्ट कर लिया जाए, उसके तमाम लाइफ साइकिल्स जो हैं जितने भी स्टेजेस हैं हर एक स्टेज को कम्प्लीटली टेस्ट किया जाए, लेकिन फिर भी जो एक रियलिस्टिक, जो एक 100% करेक्ट या एक्यूरेट जो टेस्टिंग है वो पॉसिबल नहीं है। फिर भी कोई ना कोई गुंजाइश या मार्जिन ऑफ एरर्स जो है वो रह जाते हैं। डायनेमिक टेस्टिंग के अलावा दूसरी टाइप सॉफ्टवेयर वेरिफिकेशन की वो है स्टैटिक टेस्टिंग। ये आपके जहन में होना चाहिए कि अभी हम वेरिफिकेशन डिस्कस कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर वेरिफिकेशन, वैलिडेशन अभी नेक्स्ट स्लाइड्स में आए उसके बारे में आएगा। स्टैटिक टेस्टिंग जो है वेरिफिकेशन की दूसरी टाइप, इसमें क्या है? Static testing is a software testing method that involves examination of the program's code and its associated documentation but does not require the program be executed. डायनामिक में हमने देखा था कि हम प्रोग्राम को रन करके, एग्जीक्यूट करके फिर उसकी फंक्शनलिटी चेक करते हैं, जबकि स्टैटिक टेस्टिंग में आप जो उसकी डॉक्यूमेंटेशन है उसके मुताबिक उसके जो कोड है उसको एनालाइज करते हैं, उसका जो स्क्रिप्ट है उसको एनालाइज करते हैं कि कहीं कोई इशू तो नहीं है। Does not involve operation of the system or component. किसी भी किस्म का सिस्टम के बारे में, ओवरऑल जो सिस्टम है या उसके कंपोनेंट्स के बारे में कोई इन्वेस्टिगेशन या इस तरह का काम नहीं होता इसमें। It involves manual as well as automated testing techniques. इसमें मैनुअल और ऑटोमेटेड दोनों तरीकों से काम हो सकता है, लेकिन जो इंटरनल उसका जो स्ट्रक्चर है उसको बेसिकली रिव्यू किया जाता है। जो डिफरेंट कोड्स की जो फॉर एग्जांपल जिस इन्फॉर्मेशंस हैं, कोई अपने क्लासेस, मेथड्स, फंक्शंस, वेरिएबल्स, बहुत सारी चीज़ें डिक्लेयर की होंगी, स्टोर प्रोसीजर्स हो सकते हैं या कोड के अंदर या व्यूज़ कुछ भी आपने डिक्लेयर किया है, तो उन तमाम चीज़ों को आप मैनुअली डिस्कस करते हैं और डॉक्यूमेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से या उसको रेफरेंस बना के उसके मुताबिक चेकिंग उसकी होती है कि कहीं कोई दोनों में कोई वेरिएशन तो नहीं आ रही।
स्टैटिक टेस्टिंग में पहली इसकी टाइप है कंसिस्टेंसी टेस्टिंग। कंसिस्टेंसी टेस्टिंग जैसे अभी हमने कहा कि हम जो इंटरनल उसका स्ट्रक्चर है उसको मैनुअली चेक करते हैं, रिव्यू करते हैं। तो इसमें कंसिस्टेंसी टेस्टिंग में जैसे नाम से ही ज़ाहिर है कि कंसिस्टेंसी या तवातर जो है या यकसानियत चेक की जाती है कि वो हर चीज़ के अंदर मौजूद है। मिसाल के तौर पे अगर आपने पैरामीटर्स फॉरवर्ड कर रहे हैं फंक्शंस के अंदर तो उनके अंदर कंसिस्टेंसी है। मिसाल के तौर पे कहीं उसमें कोई वेरिएशन तो नहीं है, कहीं पे आप कोई और मेथड फॉलो कर रहे हैं, कहीं और मेथड फॉलो कर रहे हैं, या फॉर एग्जांपल कहीं पे जो टेक्निक्स हैं या जो डिफरेंट तरह के जो मैकेनिज्म यूज़ होते हैं या जो बहुत सारी ट्रेडिशंस हैं कोड लिखने की या पैरामीटर्स पास करने की या किसी फंक्शन को डिक्लेयर करने की, वो आप फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अगर कर रहे हैं तो तमाम जगहों पे एक जैसा ही प्रोसीजर होना चाहिए, डिफरेंस नहीं होना चाहिए कि कहीं पे आपने क्लास कुछ और तरह डिक्लेयर किया या ऑब्जेक्ट जो हैं उनको कुछ और तरीके से इंस्टेंशिएट किया है, किसी जगह पे कुछ और मेथड फॉलो किया है। तो इस तरीके से अगर आप कोड लिखेंगे या लिखा हुआ होगा तो उसको टेस्ट करना या उसको अंडरस्टैंड करना जो टेस्टिंग टीम है उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। करेक्ट सिंटैक्स चेक करते हैं, करेक्ट पैरामीटर्स मैचिंग बिटवीन प्रोसीजर्स, करेक्ट टाइपिंग, करेक्ट रिक्वायरमेंट्स एंड ट्रांसलेशन ऑफ स्पेसिफिकेशंस। ये तमाम चीज़ें जो हैं जो कोड के अंदर या स्क्रिप्ट के अंदर मौजूद हैं जिनको मैनुअली आप चेक कर रहे होते हैं, उनके अंदर हार्मनी जो है या उनके अंदर जो कंसिस्टेंसी है वो देखी जाती है। दूसरी है मेजरमेंट टेक्निक। स्टैटिक टेस्टिंग की दूसरी टाइप, मेंट फॉर डूइंग मेजरमेंट ऑफ सम प्रॉपर्टी ऑफ द प्रोग्राम इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस, जिसमें आप बाकायदा चीज़ों को मेजर करके देखते हैं। किसी न किसी ये मेजरमेंट का जो फॉर्मूला है, जैसे मैट्रिसेस बनते हैं जिसमें आप फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन का जो कोड है उसकी कम्प्लेक्सिटी मेजर करते हैं, या उसकी मिसाल के तौर पे आप लेंथ चेक कर सकते हैं कि कितने कैरेक्टर्स या कितने थाउजेंड ऑफ वर्ड्स का कोड है, जिसमें आप बाकायदा मेजरमेंट के फॉर्मेट में अगर आप टेस्ट करें किसी भी एप्लीकेशन का इंटरनल स्ट्रक्चर तो फिर वो मेजरमेंट टेक्निक कहलाएगी, और ये सब कैटेगरी है स्टैटिक टेस्टिंग की। दूसरा पार्ट आज के हमारे लेक्चर का सॉफ्टवेयर वैलिडेशन। वैलिडेशन कम्स इनटू पिक्चर एट द एंड ऑफ द डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। जैसे अभी मैंने शुरू में भी कहा था फर्स्ट स्लाइड पे कि जो वेरिफिकेशन है वो दौरान डेवलपमेंट होती है, जबकि वैलिडेशन जब काम कंप्लीट हो जाए तब होती है। यानी कि इसके नाम से ही ज़्यादा वैलिडेट करना, वैलिडेट तभी होगा कोई चीज़ जब वो हो जाए, जब कंप्लीट हो जाए या एग्जीक्यूट हो जाए। तो वैलिडेशन मिसाल के तौर पे अगर हम आपका जो है एग्ज़ाम का रिजल्ट आ रहा है तो वो एक टीचर जो है रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है तो वो वैलिडेट कर रहा है बेसिकली आपकी जो लर्निंग है उसको, कि जितना आपने पढ़ लिया है और आपने पेपर में लिखा है उसको वैलिडेट करें कि अब आपका जो ग्रेड है वो क्या है या आपकी परफॉर्मेंस ओवरऑल सेमेस्टर में किस लेवल पे है। इट व्यूज द कंप्लीट सिस्टम एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ वेरिफिकेशन। ये जो सिस्टम है वैलिडेशन का ये वेरिफिकेशन के बिल्कुल ऑपोजिट है। इट फोकसेस ऑन स्मॉलर सब सिस्टम्स। ये जो सब सिस्टम्स हैं, जो सिस्टम के पार्ट अगर हम कर लें, जो मॉड्यूल्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, उनको उनकी जो वैलिडेशन है या उनकी अफर्मेशन है या कंफर्मेशन है कि वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी आउटपुट कैसे है। सॉफ्टवेयर वैलिडेशन टेक्निक्स की दो ब्रॉड कैटेगरीज यहाँ पर मेंशन है। सबसे पहले फॉर्मल मेथड और दूसरी फॉल्ट इंजेक्शन। फॉर्मल मेथड में क्या है कि आप बाकायदा कोई मैथमेटिकल तरीके से, कोई स्टैटिस्टिकल तरीके से या जो एक टेक्निकल तरीका है उस तरीके से आप चीज़ों को एनालाइज करते हैं और रिव्यू करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं। वो चाहे डिज़ाइन हो सकता है, डॉक्यूमेंटेशन हो सकती है, सॉफ्टवेयर का बिहेवियर हो सकता है, हार्डवेयर का बिहेवियर हो सकता है, जो एप्लीकेशन है उसके फीचर्स हैं उनकी आउटपुट हो सकती है। तो ये तमाम चीज़ों को अगर को फॉर्मली को मैथमेटिकल तरीके से किसी लॉजिक के तहत अगर चेक किया जाए तो फिर ये टेस्टिंग जो है, ये वेरिफिकेशन जो है, ये फॉर्मल मेथड के तहत वैलिडेशन कहलाती है। दूसरी इसकी टाइप है फॉल्ट इंजेक्शन। फॉल्ट इंजेक्शन का मतलब जैसे नाम से जाहिर है फॉल्ट को इंजेक्ट करना एप्लीकेशन के अंदर, सॉफ्टवेयर के अंदर। आप हैरान होंगे कि टेस्टिंग तो फॉल्ट्स को निकालने का नाम है, लेकिन यहाँ पे फॉल्ट डालने या इंजेक्ट करने की बात हो रही है। तो ये भी फॉल्ट इंजेक्शन जो है ये इंटेंशनली समटाइम टेस्टिंग टीम करती है कि एक एप्लीकेशन है उसके अंदर जानबूझ के कुछ फॉल्ट्स इंसर्ट किए जाएंगे रैंडमली डिफरेंट प्लेसेस पे, ये चेक करने के लिए कि इन फॉल्ट का कोई असर होता कि नहीं होता। मिसाल के तौर पे आप कोई वेरिएबल किसी क्लास के अंदर कोई डिक्लेयर हैं या फॉर एग्जांपल कोई आपने कोई
ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किए हुए हैं, आप रैंडमली किसी एक ऑब्जेक्ट को डिलीट कर दें या उसको रीनेम कर दें, या मिसाल के तौर पे वेरिएबल्स अगर 5 वेरिएबल्स डिक्लेयर हैं तो किसी एक की डाटा टाइप चेंज कर दें, या मिसाल के तौर पे कोई किसी को डिलीट कर दें वक्ती तौर पे, कमेंट कर दें और फिर इसको रन करके देखें एप्लीकेशन को कि ये एप्लीकेशन अब कैसा बिहेव करती है। ऐसा पॉसिबल है कि अगर आपने फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा था आपकी एप्लीकेशन स्लो चल रही है, एग्जीक्यूट हो रही है, तो ऐसा मुमकिन है कि आपने बहुत सारे वेरिएबल्स ऐसे डिक्लेयर किए हों जिनकी ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप उनको डिलीट कर देंगे और एप्लीकेशन फिर भी सही चल रही है तो फिर इसका मतलब है कि ऐसे वेरिएबल की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आपने गलती से डिक्लेयर कर लिया है या डिलीट उसको आप ख़त्म करना भूल गए हैं बाद में। तो फॉल्ट इंजेक्शन में आप जानबूझ के हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर लेवल का कोई भी फॉल्ट खुद से क्रिएट करते हैं, इंजेक्ट करते हैं और फिर उसका इम्पैक्ट देखते हैं कि उसका इम्पैक्ट पॉजिटिव है, नेगेटिव है। मिसाल के तौर पे अगर वेरिएबल आपने डिलीट कर दिया और एप्लीकेशन फिर नहीं चल रही तो इसका मतलब है कि ये जो वेरिएबल था ये ज़रूरी था एग्जीक्यूशन के लिए। तो ये फॉल्ट इंजेक्शन की जो है वो है सारी साइकी या उसकी सारी समरी। तो वैलिडेशन टेक्निक जो है वो दो चीज़ों पे मुश्तमिल होगी। इसके अलावा तीसरी कैटेगरी डिपेंडेंसी एनालिसिस वैलिडेशन के अंदर जो चेक की जाती है। डिपेंडेंसी एनालिसिस में जैसे नाम से ज़ाहिर है किसी भी एक चीज़ की दूसरी पे डिपेंडेंसी या उसका इन्हिसार, डिपेंडेंट होना किसी भी चीज़ का। इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिपेंडेंसी ऑफ इंडिविजुअल मॉड्यूल्स या कंपोनेंट्स ऑन ईच अदर। किसी भी एक मॉड्यूल का कंपोनेंट का किसी दूसरे के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो चेक की जाती है कि वो है कि नहीं है, अगर है तो फिर कैसे है या किस लेवल की है। मिसाल के तौर पे आपको पता है कि सम टाइम चीज़ें जो है वो एक सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होती हैं। पहले मिसाल के तौर पे मॉड्यूल ए एग्जीक्यूट होगा, फिर बी होगा, सी होगा, डी होगा और चलते चलते एंड तक फिर आउटपुट निकलती है। लेकिन सम टाइम जो मॉड्यूल्स हैं वो पैरेलल भी रन हो रहे होते हैं, डिफरेंट फंक्शंस या मेथड्स या मॉड्यूल्स। तो ऐसी भी सिचुएशन भी हो सकती है। तो अगर तो डिपेंडेंसी है तो फिर तो डेफिनेटली इसका सीक्वेंस जरूरी है। मिसाल के तौर पे बी जो कंपोनेंट है वो ए पे डिपेंडेंट है कि ए एग्जीक्यूट होगा या उसकी आउटपुट निकलेगी तो फिर बी की स्टार्ट होगी। अगर ऐसा काम है तो फिर ये डिपेंडेंसी चेक करने की जरूरत है कि ये जरूरी भी है कि नहीं है। अगर है तो फिर ठीक है, अगर नहीं है तो फिर खामखा जो है उसका मिसाल के तौर पे आपने उसको सीरीज में क्यों लगाया हुआ है कि पहले ए एग्जीक्यूट होगा फिर बी होगा, जबकि बी जो है ए पे डिपेंडेंट नहीं है। अगर नहीं है तो फिर इसकी जो सीरीज का जो कॉन्सेप्ट है वो फिर नहीं होगा। इसका मतलब कि ए और बी जो है वो दोनों पैरेलल एग्जीक्यूट हो सकते हैं। हैजर्ड एनालिसिस involves using instructions to identify hazards, their root cause and possible countermeasures। जो कोई भी प्रॉब्लम, कोई इशू अराइज होने का जो चांस है, जो खतरा, कोई प्रॉब्लम जो है वो एग्जीक्यूट होती है, उसकी रूट कॉज को जानना और उसके लिए क्या पॉसिबल इकदाम किए जा सकते हैं उनका एनालिसिस। कि मिसाल के तौर पे एप्लीकेशन एग्जीक्यूट हो रही है तो उसके दौरान क्या इशू दरपेश आ सकता है, अगर आ सकता है तो उसकी रीज़न क्या होगी और रीज़न जो है उसको फिर कैसे जो है वो फिक्स किया जा सकता है या उसके लिए काउंटर मेजर्स या इकदाम क्या लिए जा सकते हैं। तीसरा रिस्क एनालिसिस। रिस्क एनालिसिस आमतौर पे शुरू में होता है, यानी कि जब हैजर्ड एग्जीक्यूट हो गया फिर तो काम ही खत्म हो गया, लेकिन उससे पहले की ये ज़रूरत है या जो एक्सपर्ट है, जो प्रोजेक्ट मैनेजर है, वो पहले ही चीज़ों को एनालाइज करके रखेगा कि कोई जो रिस्क है आने वाले दिनों में पॉसिबल है कि नहीं है। गोज बियॉन्ड हैजर्ड एनालिसिस बाय आइडेंटिफाइंग द पॉसिबल कंसिक्वेंसेस ऑफ ईच हैजर्ड एंड देयर प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस। किसी भी हैजर्ड के अक्कर होने के या एग्जीक्यूट या रूनुमा होने के चांसेस कितने हैं, और चांसेस डेफिनेटली उसके एग्जीक्यूट होने से पहले ही देखे जाते हैं। तो पहले ही ये चेक किया जाता है कि कोई भी प्रॉब्लम जो है उसके अक्कर होने के या अराइज होने के कितने % चांसेस हैं। अगर मिसाल के तौर पे चांसेस ज़्यादा हैं तो फिर उसके लिए कोई ना कोई मेजर्स लिए जाते हैं, इकदाम किए जाते हैं कि खुदा ना खास्ता अगर ये इशू हो गया तो फिर हम इसको कैसे टैकल करेंगे। तो ये था ये आज का लेक्चर जिसमें हमने सॉफ्टवेयर वेरिफिकेशन और वैलिडेशन को डिस्कस किया है। सॉफ्टवेयर जो वेरिफिकेशन ऐसा प्रोसेस है जिसको आज हम इसको ज़रा क्विकली ज़रा गो थ्रू करता हूँ मैं आपको, जो कॉन्सेप्ट हमने देखे हैं। वेरिफिकेशन ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें जो दौरान डेवलपमेंट जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं सॉफ्टवेयर के वो उनको वेरीफाई किया जाता है या रिव्यू किया जाता है, और अगर कहीं कोई इशू है तो उसको रिजॉल्व कर लिया जाता है। जबकि वैलिडेशन ऐसा प्रोसेस है जो कि आमतौर पे इन चीज़ों का डेवलपमेंट कंप्लीट होने के बाद किया जाता है, और बाद में चेक किया जाता है कि जो भी रिक्वायरमेंट्स थी क्लाइंट की वो वैलिडेट हो रही कि नहीं हो रही, यानी कि वो प्रूव हो रही कि नहीं हो रही,
वो पूरी हो रही हैं कि नहीं। तो वैलिडेशन जो है वो बाद में होता है। और फिर हमने वेरिफिकेशन की दो टाइप्स देखी, डायनामिक टेस्टिंग और स्टैटिक टेस्टिंग। और इसमें हमने देखा कि जो समटाइम्स आप कोड को इंटरनल जो उसका स्ट्रक्चर है उसको चेक करते हैं, समटाइम आप उसकी ओवरव्यू या आउटपुट देखते हैं। अगर आउटपुट जस्ट चेक कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, तो फिर वो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है। इंटरनल स्ट्रक्चर को रिव्यू कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, तो फिर वो वाइट बॉक्स टेस्टिंग है। और समटाइम आप स्टैटिक टेस्टिंग यानी कि मैनुअल टेस्टिंग की तरफ भी जाते हैं, जिसमें आप एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट नहीं करते, बल्कि जो डॉक्यूमेंटेशन है उसको और जो कोड है उसको आपस में मैच करके या कंपेयर करके देखते हैं कि कहीं कोई डिफरेंस या वेरिएशन तो नहीं है। इसके अलावा हमने वैलिडेशन देखी है। वैलिडेशन जो है वो दूसरा मरहला है किसी भी जो एप्लीकेशन है उसके जो वर्किंग है उसको चेक करने का, कि जो काम हमने जो किया है अब तक वो ओके है कि नहीं है, वो रिक्वायरमेंट के मुताबिक है कि नहीं है। वैलिडेशन में हमने कोई इसकी 5 के करीब फर्दर टाइप्स देखी हैं, जिनमें फॉर्मल टेस्टिंग है या फॉर्मल मेथड है, फॉल्ट इंजेक्शन है, डिपेंडेंसी एनालिसिस, हैजर्ड एनालिसिस और रिस्क एनालिसिस। ये इसकी फर्दर 5 कैटेगरीज हैं, जिनके थ्रू रैंडमली या तमाम के थ्रू जो है वैलिडेट किया जाता है किसी भी सॉफ्टवेयर को, ताकि डिप्लॉयमेंट से पहले हर लिहाज से सॉफ्टवेयर एरर फ्री हो जाए और जितनी भी इसके फंक्शन या नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट्स हैं वो तमाम को वो मीट कर रहा हो। ये था आज का लेक्चर, जिसमें हमने सॉफ्टवेयर वेरिफिकेशन और वैलिडेशन को डिस्कस किया है। उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से इसकी समझ आ गई होगी। फिर भी अब कोई भी एम्बिग्युइटी अगर आपके जहन में है तो हम उसको अपने लेक्चर के दौरान व्हाट्सएप ग्रुप पे डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।